एथिक्स में अच्छा स्कोर आया है। सभी आप बताइए कि आपके आंसर राइटिंग का क्या अप्रोच था एथिक्स में? मेरे आंसर राइटिंग का अप्रोच था एथिक्स के लिए स्पेसिफिकली मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था आपके साथ जो मैंने कोर्स किया था। सर जैसे आपने इंटेग्रिटी की डेफिनेशन बताई थी कि आंसर राइटिंग से प्रेजेंटेशन इंप्रूव होता है सभी, या प्रेजेंटेशन इंप्रूव करने के बाद आंसर राइटिंग करते हैं? Hello everyone, we have a very special guest today and we are honored to have her here. We shall have a specific discussion on ethics with सभी। सभी के 116 नंबर आए थे लास्ट ईयर और 122 नंबर आए हैं इस साल, जो इस साल के हिसाब से बहुत अच्छे मार्क्स है। वेलकम। थैंक यू सर। हाउ डू यू फील? सर बहुत अच्छा लग रहा है एंड एथिक्स में अच्छा स्कोर आया है इससे। यस, 122 इस बार के लिए बहुत अच्छा मार्क्स है। Yes, sir. और आपके पहले भी नंबर आ चुके हैं। यस सर। तो हम चाहेंगे कि हमारे व्यूवर्स को कुछ फ़ायदा हो आपके एक्सपीरियंस से। यस सर। और मेंस का जो पढ़ाव है और एथिक्स चूंकि मेंस में ही रहता है, तो एथिक्स से जब डील करते हैं बच्चे तो इट्स ऑल अबाउट आंसर राइटिंग। यस सर। तो लेट्स जंप इनटू इट। और सभी आप बताइए कि आपके आंसर राइटिंग का क्या अप्रोच था एथिक्स में? यस सर। सर फर्स्टली मतलब मेरे आंसर राइटिंग का अप्रोच था एथिक्स के लिए स्पेसिफिकली मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। फर्स्ट था कंटेंट, सेकंड था प्रेजेंटेशन और थर्ड था वैल्यू एडिशन। सो सर कंटेंट के लिए मैंने एक बेस नोट्स, कोई भी बेस नोट्स मतलब अगर आपको भी कंटेंट अच्छा करना है मैक्स तो एक बेस नोट्स मेंस के लिए एथिक्स के लिए फिक्स कर लिए थे। ओके। तो उनके जैसे सिलेबस वाइज यूनिट वाइज सब यूनिट्स के प्रॉपर नोट्स कर लिए थे कंटेंट के लिए। फिर सर प्रेजेंटेशन के लिए मैंने थोड़ा बहुत टॉपोस्कोपी देख के काम किया था कि मैं कैसे डायग्राम्स इनकॉर्पोरेट कर सकती हूँ, कैसे फ्लो चार्ट्स इनकॉर्पोरेट कर सकती हूँ। और सर वैल्यू एडिशन के लिए मैंने ट्राई किया था कि मैं करंट अफेयर्स से थोड़ा वैल्यू ऐड करूँ। फिर मैं थोड़ा सा जनरल अवेयरनेस से या न्यूज़पेपर जो पढ़ते हैं उससे मुझे कुछ इनोवेटिव एग्जांपल्स मिले तो वो सब मैं ऐड करने के लिए वैल्यू एडिशन के पार्ट में रखती थी। ओके, आपने कहा बेस नोट्स, तो बच्चे को खुद से स्टार्ट करना चाहिए या एक हेड स्टार्ट मिलता है कहीं से? अगर कोई अच्छा नोट्स मिल जाए तैयारी वहाँ से शुरू करनी चाहिए। और लेकिन अगर आपके पास बेस नोट मिल गया है तो उसको रीड करके क्या आप उसको थोड़ा पर्सनलाइज आपने किया था, कुछ डेफिनेशंस अपने बनाए थे या उसको एज इट इज़ फॉलो किया था? सर पहले तो जैसे मेरे बेस नोट्स थे, फिर मैंने सर आपके साथ जो मैंने कोर्स किया था कि मेंस के लिए इम्प्रूवमेंट के लिए, तो सर जैसे मैंने किया था कि जो भी डेफिनेशन हो उसको मैं थोड़ा सा पर्सनलाइज करूँ और मैं थोड़ा अलग करूँ और अंडरस्टैंडिंग बेस्ड करूँ। Okay. जैसे सर बेसिक था कि इंटेग्रिटी की डेफिनेशन सब डिफरेंट लेते हैं। पर सर जैसे आपने इंटेग्रिटी की डेफिनेशन बताई थी कि इट इज सिमिलर विद इंटीजर्स ऑफ मैथमेटिक्स, Yes, yes. लाइक इंटीजर्स आर होल नंबर्स, सिमिलरली इंटीग्रिटी इज द होलनेस of character. पर्सनालिटी। Correct. सो सर मैं ऐसे मतलब थोड़ा सबकी डेफिनेशन से थोड़ा अलग डेफिनेशन कुछ लिखता हूँ और जो अंडरस्टैंडिंग भी मुझे दे और जो मुझे अच्छा भी लगे। तो और डेफिनेशन के साथ आपने एग्जाम्पल के लिस्ट बनाए थे एथिक्स के लिए अलग से? यस सर। जैसे कंटेंट के लिए मैं एग्जांपल के लिए मैंने पहले तो टॉपोस्कोपी देखी थी। जैसे श्रुति शर्मा की मुझे टॉपोस्कोपी जो थी मेरे राइटिंग के सिमिलर लगती थी। सो सर मैंने पहले तो श्रुति शर्मा मैम की कॉपी रेफर की थी। सर उसके बाद मैंने स्पेसिफिकली एग्जाम्पल्स के लिए सर मैं जैसे अवेयर रहती थी। अगर मैं आईपीएल, जैसे मैं क्रिकेट देखती हूँ तो जैसे आईपीएल में मैं देखती थी कि बीसीसीआई डॉट बॉल के लिए 500 ट्रीज प्लांट कर रहा है। Very तो nice. तो फिर सर ऐसे ही मैं सोचती थी ओके मैं ये एथिक्स में अप्लाई कर लूंगी और मैं ये आंसर मेरा अच्छा हो सकता है। फिर सर जैसे न्यूज़पेपर में पढ़ रही तो मैं देखती थी मतलब मेंस और प्रीलिम्स के बीच में जो टाइम रहता है सो उसी में मैं न्यूज़पेपर में देखती थी कि ऐसा क्या न्यूज़ में आता है जो मैं यूज कर पाऊँ। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने न्यू फ्लैग अनवील किया था तो उसमें उनका मतलब ये तो सुप्रीम कोर्ट का मोटो ही था, ये तो धर्मस्तत्व जय, देयर इज धर्मा देयर इज जस्टिस। तो मैंने सोचा था कि मैं ये आंसर में तो जरूर यूज करूंगी, तो मैंने ये कंक्लूजन में यूज किए थे। तो जो आपने कोई श्लोक लिखते हैं आप, Yes, तो उसको sir. ट्रांसलेट करा था इंग्लिश में? सर मैं उसको इंग्लिश में ही लिखती थी। ट्रांसलेट भी किया था? हाँ सर, मतलब मैंने उसको संस्कृत में नहीं लिखा। अच्छा, आपने इंग्लिश में ही लिखा इंग्लिश था? में ही लिखा था। ओके ओके। तो सर ऐसे मतलब करंट अफेयर्स से और टॉपोस्कोपी और अपने एग्जाम्पल का आपको सभी कितना इंपॉर्टेंस लगता है एथिक्स के पेपर के लिए? स्पेशली बच्चों के पास एग्जाम्पल्स के स्टॉक होने चाहिए? क्या ये अनिवार्य है कि एग्जाम्पल आंसर में लिखनी है आपको? सर मुझे तो लगता है कि एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेरे दोनों अटेम्प्ट में जब मुझे 116 मार्क्स थे और ये अटेम्प्ट में भी जब मुझे 122 मार्क्स थे, सो मैं ट्राई करती थी कि कोई भी आंसर हो अगर उसके मैं पॉइंट्स लिख रही हूँ, मैं अगर 8 पॉइंट्स लिख रही हूँ तो 8 में से एटलीस्ट मैं 6 पॉइंट्स में एग्जाम्पल दूँ और 6 एग्जाम्पल्स में से भी मैं ट्राई करती थी कि 2 एटलीस्ट मेरे यूनिक एग्जाम्पल्स हो और बाकी कॉमन एग्जाम्पल्स
भी रह रहे, जैसे कोई IAS ऑफिसर्स के एग्जाम्पल्स है जो सब लिखते रहे, या टाइम पे तो एक आंसर में आप 5-6 एग्जाम्पल लिख लेती थी? हाँ, एक आंसर में मैं ट्राई करती थी कि हर पॉइंट को एग्जाम्पल से सब्सटैंशिएट करूँ। गुड, वेरी नाइस। यस, तो आपने 3 स्टेजेस बताए अपने प्रिपरेशन के, जैसे मैं रिकॉल कर सकता हूँ, कंटेंट, प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन एंड वैल्यूएशन। Yes. मुझे कंटेंट के बारे में ज़रा तो और बताइए कि कंटेंट जब आपने प्रिपेयर किया था तो कैसे प्रिपेयर किया था? बेस नोट्स के साथ? क्या उसको सिलेबस से अलाइन किया था? सिलेबस के टॉपिक्स को लिंक किया था, या आपने रीवर्क किया था किसी के बेस नोट्स को अपने कंटेंट रेडी करने के लिए? So, पहले तो जैसे मेरा बेसिक कंटेंट था, मैंने आपको बताया, पर मुझे लगता था कि इसको मुझे थोड़ा और, जैसे मैं टॉपोस्कोपी देखती थी तो मुझे एथिकल कीवर्ड्स यूज करने थे। तो जैसे आपने एथिकल कीवर्ड्स के 2 स्लाइड में लिस्ट दी थी, तो मैं ट्राई करती थी कि वो मैं 2 स्लाइड्स ही प्रॉपरली मैं उसको मगअप कर लूँ। और जैसे एथिकल कीवर्ड्स हो गए, यूटिलिटेरियनिज्म हो गया, जस्टिस अप्रोच हो गया, मतलब ऐसे छोटे छोटा मैं इनकॉर्पोरेट करूँ अपने आंसर राइटिंग में। ओके, कि वो एथिक्स का आंसर भी लगे, ऐसा ना लगे कि वो लेमन आंसर है। ओके। तो मैं इस पे स्ट्रेस देती थी कि मेरे हर आंसर में थोड़ा एथिकल अप्रोच दिखे। नाइस। अब हम आपकी प्रिपरेशन के आंसर राइटिंग के अप्रोच के सेकंड स्टेज पे जाते हैं। कंटेंट एक बार आपका रेडी हो गया, यस, तो फिर आपने आंसर लिखना शुरू किया, या फिर यू वेटेड कि आपका प्रेजेंटेशन भी इम्प्रूव हो? आंसर राइटिंग से प्रेजेंटेशन इम्प्रूव होता है सभी, या प्रेजेंटेशन इम्प्रूव करने के बाद आंसर राइटिंग करते हैं? सर जैसे मैंने लास्ट अटेम्प्ट भी दिया था, और उसके पहले मुझे था कि मुझे मेरा प्रेजेंटेशन एक्चुअली अच्छा आ जाता था, तो मुझे उसमें ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़ते थे। पर मैंने जैसे टॉपोस्कोपी रेफर करी थी, तो मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व करी थी कि एवरी इंट्रोडक्शन के बाद कोई ना कोई डायग्राम या फ्लो चार्ट इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं टॉपर्स। तो जैसे सपोजिटली इमोशनल इंटेलिजेंस पे कोई क्वेश्चन है, तो मैं इमोशनल इंटेलिजेंस का डेफिनेशन लिखूंगी जो क्वेश्चन की डिमांड के इनलाइन रहेगा। ये सबसे मतलब एक था कि क्वेश्चन के डिमांड के अंडर ही रहना पूरा। तो कितना इंपॉर्टेंस है, मैं जानना चाहूंगा आपसे कि प्रेजेंटेशन का कितना इंपॉर्टेंस आंसर राइटिंग में? अगर कंटेंट बंदा रेडी कर लिया तो टेक्स्ट फॉर्मेट में अगर आंसर लिख के आ गए तो क्या एक्सपेक्टेड है कि इसमें भी नंबर आ जाएगा? सर मुझे लगता है कि कंटेंट सबके पास सिमिलर होता है, सबके पास इंटेग्रिटी की डेफिनेशन होगी, सबके पास इमोशनल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन होगी, तो सबके पास कंटेंट सेम है। तो उसके एक्स्ट्रा है, मतलब एवरी आंसर में मुझे 1 मार्क्स कैसे एक्स्ट्रा लेना है सर, ये मेरा प्रेजेंटेशन से इम्प्रूव होगा। तो सर मैं कभी फ्लो चार्ट्स बना लेती थी, मैं कोट्स का यूज करती थी कि मैं कोट्स यूज करूँ, मैं एग्जांपल यूज करूँ, और मेरा प्रॉपर प्रेजेंटेशन में भी मेरा प्रॉपर स्ट्रक्चरिंग आंसर का अच्छा रहे, अलाइनमेंट प्रॉपर रहे। तो सर ये स्ट्रक्चरिंग में जरा बताइए कि स्ट्रक्चर कैसे करते हैं आंसर? सर स्ट्रक्चर मतलब जैसे अलाइनमेंट मैं कह रही हूँ, इंट्रोडक्शन हो गया तो प्रॉपर पॉइंट एक लाइन में रहेंगे मेरे, फिर एग्जांपल्स प्रॉपर एक अलाइनमेंट में आएंगे। अच्छा, अच्छा। और स्ट्रक्चर तो सर बेसिक वही इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन, ये मेरा ब्रॉड स्ट्रक्चर था ही। फिर उसके हिसाब से जैसे क्वेश्चंस के हिसाब से मेरे पास कोई एक्स्ट्रा फ्लो चार्ट्स होते थे जो मैं ऑलरेडी मैंने निकाल के रखे थे। जैसे मैं बहुत सारे टॉपोस्कोपी रेफर करती थी जिनके अच्छे स्कोर थे, फिर उनके आंसर शीट से मैं क्या इनकॉर्पोरेट कर सकती हूँ कि कैसे फ्लो चार्ट्स, कौन से डायग्राम्स इनकी कर सकती हूँ। सर जैसे आपने भी कुछ डायग्राम्स बताए थे कि कैसे डाल सकते हैं, तो सर मैं ये तो आपके नोट्स, मैंने बहुत इंपॉर्टेंस नोट्स का पार्ट ही रहेगा प्रेजेंटेशन भी। यस सर। तो नोट्स इज नॉट ओनली अबाउट कंटेंट, यस सर। नोट्स में भी आप प्रेजेंटेशन बना के रखेंगे जिसको आप यूज कर सकते हैं एज अ रेडीमेड टूल इन द आंसर। सर मुझे लगता है कि कोई भी चीज प्री रेडी चाहिए, क्योंकि मेंस में आप इनोवेशन करने का आपको टाइम नहीं है। अगर आपको कोई फ्लो चार्ट भी यूज करना है तो आपका कोई मतलब स्पेसिफिक टॉपिक का रेडी चाहिए, तो मतलब 7 मिनट्स में आप एक प्रेजेंटेबल गुड कंटेंट वाइज गुड आंसर प्रेजेंट लिख सकते हो। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मुझे अब अपनी आंसर राइटिंग के थर्ड स्टेज पे थोड़ा रोशनी डाले। वैल्यू एडिशन से क्या बच्चे समझे? यस सर। जैसे सर वैल्यू एडिशन पे मैंने सबसे इम्पोर्टेंट जो समझा है कि मैथोलॉजिकल एग्जांपल्स इंक्लूड करना चाहिए आंसर राइटिंग में। हम लोग फॉरेन फिलोसोफर्स के कोट्स यूज करते हैं और जनरल एग्जांपल्स भी इंक्लूड करते हैं, पर सर मुझे लगा कि मैथोलॉजिकल एग्जांपल्स से और अपना आंसर अच्छा हो जाता है। और सर और वैल्यू एडिशन का एक पार्ट था कि मैं कोट्स लिखती थी, मैंने कोट की लिस्ट बना रखी थी। तो जैसे प्लेटो का कोट था, वो इंक्लूड कर दिया, लाइक एथिक्स आर कॉट रादर देन टॉट एंड कम्युनिटी इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर एथिक्स कैन बी कॉट। वेरी नाइस। तो सर ऐसे कुछ कोट्स की लिस्ट थी जो मैंने रेडी करके रखी थी। फिर जर्मन फिलोसोफर्स हो गए, चाइनीज स्कॉलर्स हो गए, फिर इंडियन जैसे चाणक्य के कुछ कोट्स हो गए, फिर भगवद गीता से कुछ कोट्स हो गए। फिर तो वेस्टर्न एंड इंडियन फिलोसफी का आपने अच्छा मिश्रण किया था।
और सर मैं ये ट्राई करती थी कि मैं सारे रिलीजन का इंक्लूड करूँ, कि मेरे पास कुछ इस्लामिक कोट्स भी हो, फिर मेरे पास कुछ हिंदुइज्म से भी हो, फिर बुद्धिज्म से भी हो, फिर जैनिज्म से भी हो कोट्स, क्योंकि ये सब बेसिक प्रेमाइस एवरी रिलीजन का एथिक्स ही है बेसिक। तो सर इससे भी थोड़ा सा इंडियननेस भी आ जाती है आप सबको। बहुत बढ़िया। एंड दैट बोर्ड्स आल्सो वेरी वेल कि आप जिस प्रोफाइल पे जा रहे हैं, यस सर। फॉर अ सिविल सर्वेंट इट इज इम्पोर्टेंट टू अप्रिशिएट यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यस सर। बहुत बढ़िया। थोड़ा सा आपके एक्सपीरियंस का हम और यूज़ करना चाहेंगे फॉर द व्यूअर्स। केस स्टडी पे थोड़ा बताइए, बिकॉज एथिक्स का आधा पेपर केस स्टडी है यस सर। और बच्चों को थोड़ी परेशानी होती है केस स्टडी को कैसे अप्रोच करें उसमें। यस तो इस पर अगर आप थोड़ा बता पाएँ कि क्या अप्रोच होना चाहिए केस स्टडी के लिए। सर फर्स्टली केस स्टडी के रिलेटेड मैं बहुत कंफ्यूज थी सर। फिर मैंने आपके मतलब लेक्चर्स देखे थे, तो आपने एवरी केस स्टडी को मतलब कंपार्टमेंटलाइज करके प्रॉपर बताया था कि करप्शन के लिए क्या क्या स्टेप्स होते हैं प्रॉपर। तो सर एक वो मुझे उसका एक फ्रेमवर्क मिल गया था, वो बेसिक गाइडलाइन थी मेरी केस स्टडी के लिए, तो वो एज ए बेस मैंने यूज किया था। और उसके बाद जैसे मैंने आंसर को स्ट्रक्चरिंग पे, केस स्टडी में भी स्ट्रक्चरिंग पे इम्पोर्टेंस डाला था। जैसे मैंने टॉपोस्कोपी बहुत ज्यादा यूज की है कि मतलब आंसर किस डायरेक्शन में मुझे, किस लेवल तक मुझे अपने आंसर को लेके जाना है, इसलिए मैं टॉपोस्कोपी यूज करती हूँ। एक चीज़ मैं आपसे थोड़ा साफ करना चाहूँगा और सब कुछ आपके पता भी लगे, केस स्टडी को पहले से प्रिपेयर कर सकते हैं या वहाँ पे जाके दिल से लिखना होता है? सर केस स्टडी तो प्री प्रिपेयर्ड चाहिए। प्री प्रिपेयर्ड चाहिए। हाँ, क्योंकि सर केसेस यूपीएससी में जो केसेस आएंगे वो ब्रॉडली 7-8 कैटेगरीज में ही आते हैं कि अच्छा। करप्शन से रिलेटेड आ जाएगा, या फिर कोई पॉलिटिकल प्रेशर से रिलेटेड आ जाएगा, या एथिकल डायलेमास जो रहते हैं। तो सर ये सब प्री प्रिपेयर्ड करके रख सकते हैं, क्योंकि सर वहाँ पे इतने कम टाइम में मतलब केस यूनिक हो सकते हैं, पर उसका बेसिक प्रेमाइस सिमिलर रहता है। राइट, ओके। तो वो बेसिक प्रेमाइस पे बिल्ड कर सकते हैं केस स्टडी। तो वो केस स्टडीज में भी थोड़ा सा स्ट्रक्चरिंग प्रेजेंटेशन मैंने इस बार इम्प्रूव किया था। ओके 15 मिनट्स के अंदर हो जाता है केस स्टडी, क्योंकि केस स्टडी बहुत लंबी देने लगी यूपीएससी। यस सर। अगर प्रिपेयर करके नहीं जाएं यस सर। तो इज इट पॉसिबल कि 15 मिनट्स में आप अच्छे आंसर को लिख पाएंगे? सर जैसे मेरा आंसर राइटिंग का अप्रोच एथिक्स के लिए ये था कि मैं पहले 3 केस स्टडी लिखती थी, अच्छा, फिर मैं क्वेश्चंस लिखती थी और वापस फिर दूसरे 3 केस स्टडी बाद में लिखती थी। तो जैसे ही क्वेश्चन पेपर मिल जाता था, टाइम चालू होने के पहले मैं 2 केस स्टडी पढ़ के रख देती थी। अच्छा। और उसमें मार्क कर देती थी कि ये पार्ट, ये क्वेश्चन की ये पार्ट है, एथिकल डायलेमास ये पूछे। तो मेरा थोड़ा टाइम जो था रीडिंग का टाइम, वो जो 5 मिनट्स पहले क्वेश्चन पेपर मिल जाता था उसमें यूटिलाइज हो जाता था। तो फिर जैसे ही मुझे आंसर शीट मिला, मैं फर्स्ट 2 केस स्टडी फास्ट लिख लेती थी। जो 45 मिनट्स में मेरे 3 केस स्टडी होनी चाहिए, तो वो मेरा 5 मिनट्स 10 मिनट्स थोड़ा बच जाता था। तो वो 5-10 मिनट्स में फिर क्वेश्चंस को अच्छे से कर सकती थी, और लास्ट के फिर 45 मिनट्स में केस स्टडी के लिए रखती थी। बहुत बढ़िया। कंप्लीट हो जाए। एक्स्ट्रा एफर्ट से ही एग्जाम निकलता है। यस सर। इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू। अगर आपके पास कोई सवाल है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड उसका जवाब मैम होपफुली विल गिव। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सर। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।